Hello everyone and welcome to my channel Desified Umme. Again I welcome all of you. और आज मैंने बात करनी है आप लोगों से कि जो आपकी एडमिशन एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट क्यों होती है, ख़ास तौर पे पीएचडी एप्लीकेशन। जब आप अप्लाई करते हो किसी भी स्कॉलरशिप के लिए, ग्रांट के लिए, या आप पीएचडी एडमिशन के लिए ख़ास तौर पे जब अप्लाई कर रहे होते हो, तो ऐसी क्या 5 मिस्टेक्स हैं जो कि स्टूडेंट्स करते हैं, एप्लीकेंट्स करते हैं और उनकी एप्लीकेशन जो होती है वो रिजेक्ट हो जाती है। सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है वो ये कि पीएचडी इस वक्त बहुत कंपेटिटिव फील्ड हो चुकी है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। आप किसी भी मुल्क में अप्लाई करोगे तो एप्लीकेशंस इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो बहुत मुश्किल होता है। और जो आपको जो जज कर रहे होते हैं, जो एकेडमिक्स जो आपकी एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट करते हैं, दे नीड एप्लीकेंट्स दैट आर लाइक वेरी वेरी हाई इन द कंपटीशन, जो कि बहुत ज़्यादा सुपर टैलेंटेड हों, सुपर कंपैटिटिव हों, जिनकी एबिलिटीज स्किल्स मतलब टॉप नॉच हों और जिनकी एप्लीकेशन इस तरीके से डिज़ाइन हुई हो कि उनकी वो सारी चीज़ें उभर के सामने आ रही हों। तो अगर आपने अपनी एप्लीकेशन को सही से स्ट्रक्चर नहीं किया, आपने अपना प्रपोजल सही से नहीं लिखा, तो फिर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। या अगर आप इंटरव्यू स्टेज में अपने आप को सही से सेल नहीं कर पाए थ्रू आउट द एडमिशन प्रोसेस, खासतौर पे एप्लीकेशन जिस वक्त आप दे रहे होते हो, तो आपके फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इतने टैलेंटेड एक एप्लीकेंट्स के पूल में से चूज करना है आपको। तो यू हैव टू बी लाइक रियली 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 स्टैंडिंग आउट इन द कंपटीशन, और उसके लिए आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी। लेकिन ये बात आप जहन में रखें कि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो अप्लाई कर रहे होते हैं। किसी के पास बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च पेपर्स हैं, किसी के पास एक्सपीरियंस है, किसी के बाद एकेडमिक प्रोफेशन में बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं, किसी के पास स्किल्स बहुत अच्छे हैं, किसी का एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। आपका जो भी ऐसा स्किल है, जो कि इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके पास सबसे ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट हो, उसको आपने थ्रू आउट द एप्लीकेशन हाईलाइट करना होता है। तो फर्स्ट थिंग इज कि कंपटीशन ज़्यादा है और इसकी वजह से रिजेक्शंस भी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो बेस्ट को चूज करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये तो समझ आ गई कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो अब उसमें स्टैंड आउट कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो है ना कि आपकी एप्लीकेशन जो है उससे आपकी जो वैल्यू होती है ना वो कम्युनिकेट नहीं हो रही होती। यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग और यू आर नॉट प्लेइंग ऑन योर स्ट्रेंथ्स। ये मैं आपको बता सकती हूँ कि रिजेक्शन इसलिए होती है कि आपकी पास अगर बहुत अच्छे रिसर्च पेपर्स हैं, तो आपने पब्लिश रिसर्च पेपर्स, तो आपने उन्हें हाईलाइट करना है, उन्हें आपने टॉप पर रखना है अपनी एप्लीकेशन में, अपनी सीवी में। अगर आपके पास कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं एकेडमिक प्रोफेशन में, तो आपने उनको हाईलाइट करना है। अगर आपके पास कोई स्किल सेट ऐसा है, आपका पीछे कोई टीचिंग का एक्सपीरियंस है, आपने उसको हाईलाइट करना है। अगर आपका थ्रू आउट एकेडमिक करियर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, आपके पास कुछ आपका बैचलर्स का थीसिस है, आपका मास्टर्स का थीसिस है, जो भी आपकी एक्सपर्टीज है, जो आपको लगता है कि दिस इज द बेस्ट कंपोनेंट ऑफ माई सेल्फ, वो आपने टॉप पर रखना है, उसको आपने हाईलाइट करना है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ्स पर नहीं खेलोगे, आपकी एप्लीकेशन कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगी, बिकॉज दे वांट टू सी कि आप में ऐसी क्या बात है कि जिसकी वजह से उन्हें आपको कंसिडर करना चाहिए। बेसिकली यू आर सेलिंग योर सेल्फ। तो अगर आप अपने आप को इनफ एफिशिएंटली सेल नहीं करोगे, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कंपटीशन में रहना, क्योंकि बेस्ट ही चूज किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है ना, इनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, खास तौर पर अगर आपका जो मास्टर्स का जो सुपरवाइजर है उसके साथ अगर आपकी रिकमेंडेशन हो। क्योंकि जब आप अब्रॉड अप्लाई करते हो पीएचडी के लिए, जैसे यूके, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी किसी भी मुल्क में आप जाते हो, तो जो आपके एकेडमिक रेफरेंसेस होते हैं ना, उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है और उनका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आपकी एप्लीकेशन के ऊपर। अगर आपका रिलेशनशिप, वर्किंग रिलेशनशिप अपने मास्टर्स के सुपरवाइजर के साथ अच्छा है और वो आपके काम से खुश हैं, तो यू हैव अ हायर चांस ऑफ गेटिंग अ रिकमेंडेशन फ्रॉम देम एंड गेटिंग ए पॉजिटिव फीडबैक। और जब आपका एक पॉजिटिव रेफरेंस लगा होगा साथ में आपके प्रीवियस सुपरवाइजर की तरफ से, तो दैट क्रिएट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑन योर एप्लीकेशन। तो इसलिए ये सारी चीज़ों को आपने, ये जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, इन्हें आपने इकट्ठा करना है और देखना है कि आपकी स्ट्रेंथ कौन सी। अगर मैं अपनी बात करूं, माई स्ट्रेंथ इन माई एप्लीकेशन वॉज माई प्रपोजल, माई रिसर्च बैकग्राउंड एंड ऑल्सो
2 positive recommendations from my master's supervisors, और that really helped me, क्योंकि मेरे जो master's के supervisor हैं, he is a very experienced professional. He have like more than 37 years almost of experience in academic field, in research and papers, everything. He have published books as well. He is a very well known name in the leadership research, so that's why that created a very positive impact on my PhD scholarship application. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो कि प्रीवियस पॉइंट से ही रिलेटेड है अबाउट सेलिंग योर सेल्फ इज फोकसिंग ऑन 4 वाइज. ठीक है, आपने फोकस करना है 4 चीजों के ऊपर, और इन चारों को आपने आंसर करने की कोशिश करनी है थ्रू आउट योर एप्लीकेशन. नंबर 1 इज वाई यू एज अ कैंडिडेट, कि वो आपको क्यों सिलेक्ट करें, ऐसा क्या है आप में कि आपको वो इंपॉर्टेंस दें बाकी एप्लीकेशंस के ऊपर. इसको आपने थ्रू आउट माइंड में रखकर अपनी एप्लीकेशन को डिजाइन करना है. दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज की है, आपने इसको भी केटर करना है, इसको भी आंसर करना है कि कोई और यूनिवर्सिटी आपने क्यों चूज नहीं की. ठीक है, तीसरी चीज है व्हाई दिस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, कि जिस भी प्रोजेक्ट में आप फंडिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, जिस भी पीएचडी में आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, जो भी उसकी जो एक ओवरऑल थीम होती है, जब आप किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में अप्लाई करते हो फॉर स्कॉलरशिप फॉर पीएचडी, तो एक ओवरऑल एक जनरल रिसर्च थीम उन्होंने आपको दी हुई होती है, जिसमें आपने अपना प्रपोजल लिखना होता है. तो आप अपने आप को उस स्पेसिफिक थीम से क्यों रेलेवेंट समझते हो कि आपको इसी में ही पीएचडी करना है, इसी में ही आपको अप्लाई करना है, व्हाई नॉट समथिंग एल्स. तो ये सब चीजों को आपने माइंड में रखते हुए अपनी एप्लीकेशन डिजाइन करनी है. और चौथी चीज है व्हाई नाउ और व्हाई यू आर डूइंग अ पीएचडी. ये जो 4 चीजें हैं, इनको अगर आपने थ्रू आउट आंसर कर लिया और इनको माइंड में रखते हुए अगर आपने अपनी एप्लीकेशन बनाई, तो मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि आपके सेलेक्ट होने के चांसेस जो हैं वो 80 to 90% हो जाएंगे. ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो कि एकेडमिक्स जो आपकी एप्लीकेशन को असेस करें वो ढूंढ रहे होते हैं आपकी एप्लीकेशन के अंदर. ये 4 चीजें कि आप क्यों रेलेवेंट हैं, आपको क्यों लिया जाए. आपने एक पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी होती है अपनी पीएचडी की एप्लीकेशन के साथ. उस पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर ये सारी जो चीजें हैं ना आपकी, ये आंसर होनी चाहिए. अगर आपकी पर्सनल स्टेटमेंट में ये सब कुछ आंसर नहीं होगा तो आपकी एप्लीकेशन के एक्सेप्टेंस के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, बिकॉज ये 4 बेसिक चीजें हैं जो वो थ्रू आउट आपकी एप्लीकेशन देख रहे होते हैं कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है. और अगर आप शॉर्टलिस्ट होकर इंटरव्यू की स्टेज तक पहुंच जाते हैं तो इंटरव्यू में भी वो आपसे ये 4 सवाल लाजमी पूछते हैं कि why you as a PhD candidate, why you are doing a PhD, why you are choosing us as a university, as an institute to sponsor you or to select you as a candidate from the pool of all of these amazing candidates. Why you and why this university. और चौथी चीज वो आपसे ये पूछते हैं कि why this project, इस चीज में ऐसा क्या है, इस टॉपिक में ऐसा क्या है कि जो आप इसी को स्टडी करना चाहते हैं. यू आर बिकमिंग अ स्कॉलर ऑफ समथिंग. ठीक है, पीएचडी का मतलब ये है कि आप अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, आप अपनी फील्ड में अपने रिसर्च टॉपिक में आपसे ज्यादा नॉलेजेबल बंदा कोई नहीं है. ठीक है, तो जो रिसर्च टॉपिक आप चूज कर रहे हैं, आप उसके एक्सपर्ट क्यों बनना चाहते हैं, दिस इज व्हाट यू हैव टू आंसर. ठीक है, और उसके लिए आपको शो करना होगा कि मेरे पास नेसेसरी स्किल्स हैं, मेरे पास बैकग्राउंड है, मेरे पास कनेक्शंस हैं, आई कैन बी वर्दी ऑफ दिस प्रोफेशन, आई एम अप्रिशिएटिव ऑफ एकेडेमिया, आई एम अप्रिशिएटिव ऑफ दिस फील्ड, आई वांट टू बी एन एकेडमिक माई सेल्फ. ये सब चीजें आपने उसके अंदर फोकस करनी है. द एकेडमिक्स असेसिंग योर पीएचडी एप्लीकेशन, दे कैन सी थ्रू यू. ठीक है, इस चीज को आपने अपने माइंड में रखना है, आप उनको धोखा नहीं दे सकते. सो ट्राई टू बी एज पर्सनल एज पॉसिबल इन राइटिंग योर एप्लीकेशन. आई नो कि पीएचडी की एप्लीकेशन बहुत एक लेंथी एप्लीकेशन होती है और अमूमन जो कैंडिडेट्स होते हैं वो एक टाइम पे 5 या 6 या 7 यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट जगह अप्लाई कर रहे होते हैं. लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो एकेडमिक्स जो आपको असेस कर रहे होते हैं वो कॉपी पेस्ट को और एग्जैजरेशन को और झूठ को और एनी कंसीलिंग दैट यू डू इन राइटिंग योर एप्लीकेशन, वो ऐसे जज कर सकते हैं बिकॉज दे हैव द एक्सपीरियंस. आई एम टीचिंग माई सेल्फ नाउ, आई हैव स्टार्टेड माई टीचिंग करियर. मैं आपको अपने थोड़े से अरसे के तजर्बे से ये बात बता सकती हूँ कि व्हेन आई एम assessing any student, even though कि वो मेरे सामने ना भी हों, I can judge by their writing
कि ये जगह कॉपी पेस्टेड है या इसके अंदर जो वर्ड्स को चेंज किया गया है ये किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू किया गया है या खुद से किया गया है, इसमें कितनी एफर्ट है स्टूडेंट की अपनी, कहाँ पर राइटिंग जो है वो सिर्फ जान छुड़ाने के लिए की गई है, रश राइटिंग है, कहाँ पर तरीके से लिटरेचर को यूज किया गया है. आई कैन सी एवरीथिंग. आई कैन जस्ट लाइक द स्टूडेंट इज इन फ्रंट ऑफ मी, आई कैन सी थ्रू दैम. तो अगर मैं सिर्फ कुछ महीनों के तजर्बे से इस चीज को देख सकती हूँ, तो आप ये देखें कि जो लोग आपकी पीएचडी की एप्लीकेशन को असेस कर रहे हैं, दे हैव ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, ईयर्स ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस. दे कैन लिटरली नो कि ये रेफरेंस जो आपने अपने अपने प्रपोजल में अगर आपने कोई रेफरेंस ऐसे ही पुट इन कर दिया जस्ट टू बी देयर, दे कैन सी कि ये रेफरेंस ने ये बात की है या नहीं की. उनका इतना तजर्बा है कि उन्हें हर चीज का पता होता है. तो इसलिए आप कभी भी उन्हें पागल बनाने की, बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करें. जितना ज्यादा से ज्यादा आप खुद से कर सकते हैं, पर्सनलाइज टच दे सकते हैं, उतना आप दें. फोकस करें यूनिवर्सिटी पे, फोकस करें डिपार्टमेंट पे. हर डिपार्टमेंट की, हर यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट होता है उसकी कुछ स्पेशलिटीज होती हैं, उसका कुछ रिसर्च का एक थीम होती है. उसको फोकस करें जिससे पता लगे कि आप वाकई इंटरेस्टेड हैं, आपने वाकई एफर्ट किया है, मेहनत की है, चीजों को देखा है, समझा है और फिर अप्लाई किया है. ठीक है. इस तरीके से अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे, एग्जैजरेशन करोगे, सबसे बुरी जो चीज होती है वो ये कि कैंडिडेट्स जो होते हैं वो अपनी एप्लीकेशन में बहुत सारे रिसर्च सॉफ्टवेयर्स लिख देते हैं, जैसे आई नो हाउ टू यूज SPSS, माई क्वालिटेटिव इज वेरी स्ट्रांग, माई क्वांटिटेटिव इज वेरी स्ट्रांग, वट एवर आपने लिखा, आपने अपने स्किल्स किए, और जब आप इंटरव्यू स्टेज में पहुंचते हो और वो आपसे उसके बारे में सवाल करते हैं तो यू आर ब्लैंक बिकॉज यू डोंट नो एनीथिंग. यू हैव जस्ट पुट इट देयर जस्ट टू बी देयर, जस्ट टू क्रिएट एन इम्पैक्ट. Never ever do that, because whatever you will put in your application, whatever you will put in your draft, proposal of research proposal, they will ask you questions from each and everything. मेरा जो मतलब PhD का जो एक interview हुआ था, selection interview, that went for 45 minutes and they have asked me each and everything. उसके ऊपर मैं एक separate video बनाऊंगी कि interview में मुझसे उन्होंने क्या क्या questions पूछे थे और किस तरीके से मैंने उन्हें आंसर किया था. पांचवी और आखिरी चीज जो कि एप्लीकेशन की रिजेक्शन का बाइस बनती है एट PhD लेवल, वो होती हैं एरर्स एंड मिस्टेक्स. और जब आप प्रूफ रीड नहीं करते, तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप जो है, जब आप एप्लीकेशन को फिल करें, तो आपने सबमिट करने से पहले उसको किसी को एक दफा दिखा देना है. कोई फ्रेंड, कोई आपका कोई कोलीग, कोई सुपरवाइजर, एनीवन हु एक्सेप्ट्स टू रिव्यू योर एप्लीकेशन, तो प्लीज आप उसको रिव्यू करवाएं. अगर कोई आपके पास अवेलेबल नहीं है तो ध्यान से, तसल्ली से बैठ के खुद आप एक एक लफ्ज पढ़ के रिव्यू करें. बाज दफा मिस्टेक रह जाती है, ग्रामेटिकल एरर्स, स्पेलिंग एरर्स को आपने बिल्कुल एलिमिनेट करना है. आपके टेंसेस करेक्ट होने चाहिए, ठीक है, आपका स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, एवरीथिंग यू शुड हैव आंसर्ड. कोई भी क्वेश्चन अनआंसर्ड नहीं रहना चाहिए. चेक करना है आपने कि तमाम जो आपके डायलॉग बॉक्सेस हैं वो फिल्ड हैं, हर क्वेश्चन का अप्रोप्रिएट आंसर आपने दिया है, हर चीज को टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज आपने फिल इन किया है, आपने प्रपोजल फाइल सही अटैच की है, सारी अटैचमेंट्स को आपने एक दफा दोबारा से देखना है, पर्सनल स्टेटमेंट आपने सही अटैच किए, ईच एंड एवरीथिंग. मतलब मेरा कहने का यह है कि आपने अपनी तरफ से कोई एक फुल स्टॉप की, कोई एक कॉमा की, कोई एक स्पेलिंग की भी मिस्टेक नहीं छोड़नी है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है कि अगर आपका कोई भी लूप होल रह जाता है, कोई भी लूज एंड्स आप छोड़ देते हो, तो एक छोटा सा सेंटेंस भी आपकी एप्लीकेशन की रिजेक्शन का बाइस बन सकता है. बिकॉज दे हैव सो मेनी गुड सुपर अमेजिंग कैंडिडेट्स. तो उनके लिए मुश्किल नहीं है. दे विल फाइंड समवन एल्स इन प्लेस ऑफ यू. आपका फ्यूचर डिपेंडेंट है इस चीज के ऊपर. सो आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि कोई भी मिस्टेक नहीं रहनी चाहिए. एक दफा, दो दफा आप उसको प्रूफ रीड करें, बार बार पढ़ें, ठीक है. और मिस्टेक्स क्यों होती हैं ज्यादा? बिकॉज क्या होता है कि हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे होते हैं और स्टूडेंट यूजुअली क्या करते हैं कि एक ही पर्सनल स्टेटमेंट को कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं. और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मुझे कांटेक्ट करते हैं, PhD कैंडिडेट्स, और वो बताते हैं कि मिस्टेक ये हुई कि हमने पर्सनल स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट किया और हम अप्लाई किसी और यूनिवर्सिटी में कर रहे थे और वहां पर नाम किसी और यूनिवर्सिटी का चला गया. तो ये मिस्टेक नहीं है, ये ब्लंडर है, ठीक है. और अगर आप इस तरह से करोगे तो स्ट्रेट अवे रिजेक्शन ही आपको मिलेगी. बिकॉज दे कैन सी कि आपने प्रॉपर अटेंशन पे नहीं किया, यू डिडंट इवन गेट द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी राइट.
तो इन सब चीज़ों को आपने कोशिश करना है कि आप अवॉइड करें, प्रूफ रीड करें अच्छे तरीके से एंड देन ओनली सबमिट योर एप्लीकेशन। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आई होप कि आपका पीएचडी कैंडिडेंसी का जो एक जर्नी है वो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे आप लोगों की थोड़ी सी सजेशन भी चाहिए। अगर आप ज़्यादा पीएचडी रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, बिकॉज दिस चैनल I upload videos regarding bachelor's and master's and admission process and everything, caste related videos on this channel. So मुझे आप लोगों से सजेशन ये चाहिए कि क्या मैं इसको इसी चैनल पर कंटिन्यू करूं या फॉर पीएचडी कैंडिडेट्स एक डेडिकेटेड अलग से मैं एक चैनल बना लूं जहां पर सिर्फ और सिर्फ मैं पीएचडी वालों के लिए वीडियोस अपलोड किया करूं। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा इफ़ यू वांट टू सी अ डेडिकेटेड सेपरेट चैनल फॉर पीएचडी वीडियोस, सो आई कैन डू दैट एज वेल, बिकॉज आई वांट दिस थिंग टू बी रियली फोकस्ड, क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत स्टूडेंट्स पीएचडी के लिए बाहर अप्लाई करना चाहते हैं डिफरेंट मुल्कों में और उन्हें गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिलती कि किस तरीके से करना है। सो आई बीइंग एन इनसाइडर इन अ यूके यूनिवर्सिटी, आई कैन गाइड यू बेटर कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर चेक की जाती हैं, किस तरीके से सारा प्रोसेस चलता है। So do let me know in comment section below. Stay tuned, subscribe, like and share. Bye bye.